तो चलो भैया मेरे आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शॉर्ट में हम वीबीटी भी कहते हैं। ये इतना तो आप लोगों को पता है कि दो एटम के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता था बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं या कंबाइन करते हैं तब जाके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ऑर्बिटल तीन प्रकार के बताए थे, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सब भैया देखो हाइब्रिडाइजेशन में हम हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर जाते हैं तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अब वो जो ऑर्बिटल बने हैं वो इम्प्योर होंगे, चूंकि मिक्स करके वो बनाए गए हैं इसलिए वो इम्प्योर होंगे। अब वीबीटी के अकॉर्डिंग जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी a covalent bond formed between two atoms by the overlapping of pure atomic orbital, pure atomic orbital। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए ये वैलेंस सेल के होने चाहिए, आउटर सेल के। तो ये भी बात है ऑफ वैलेंस सेल। और एक खास बात और है, विच आर हाफ फील्ड। हाफ फील्ड मतलब वही ऑर्बिटल्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और एक बात और आप लोग ध्यान रखोगे कि जैसे कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल हो या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो या हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन्स तो वहां प्रेजेंट होते ही हैं, बशर्ते कि हो सकता है वो हाफ फील्ड हो या फुल्ली फील्ड हो, या हो सकता है कभी कभी इलेक्ट्रॉन नहीं भी होते हैं, वो वैकेंट भी होता है। अब आते हैं, जैसे दो तीन एग्जांपल ले रहे हैं। अगर H2 के फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो भैया हाइड्रोजन में अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1 बनेगा। तो भैया ये न्यूक्लियस हो गया इसका, और ये s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और ये 1s ऑर्बिटल है। और दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम ले लो तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और ये 1s। अच्छा ये इतना तो पता है, जब भैया इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट फेज में होने चाहिए, या बोलते हैं अपोजिट फेज ना बोलो, अपोजिट स्पिन बोलो तो ज्यादा सही है। अपोजिट स्पिन में होंगे तो ये कंबाइन कर लेते हैं और ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर देखा जाए तो जो ये हाइड्रोजन का 1s, ये भी हाइड्रोजन का 1s कंबाइन कर गए तो ये कहलाएगी 1s ओवरलैपिंग। ये पहला हो गया। ऐसे ही दूसरा अगर आप मान लो भैया HF की बात करें तो HF में पहले फ्लोरीन का आप लोग को देखना पड़ेगा। अब फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p5 होता है। तो आउटर सेल में 2s भी है 2p भी है, क्योंकि आउटर सेल इसकी सेकेंड सेल होगी तो 2s में एक पेयर दिखेगा, और भैया 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 4 5, तो ये 2p हो गया। तो फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है? 2p ऑर्बिटल में है, और हाइड्रोजन का तो पता है आपको 1s में है। तो ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, और भैया ये फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और इसमें भी एक। ये वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो बन जाएगा कुछ इस टाइप से ओवरलैपिंग हो जाएगी। अच्छा यहां पर कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? 1s 2p, तो ये कहलाएगी 1s 2p ओवरलैपिंग। मतलब HF वाला जो बॉन्ड बना है 1s 2p ओवरलैपिंग से बनेगा। अच्छा तीसरा अगर आप भैया HCl के लिए ले लें तो HCl में क्लोरीन की अगर बात करोगे तो देखो फ्लोरीन का आउटर क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन की ही फैमिली का है,
तो जैसे क्लोरीन के आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वैसे ही क्लोरीन का होगा, बस ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ जाती है, यानी ये वाला नंबर, साइड वाला नंबर एक बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट वैसे ही रहेगा। तो यहां पर भी भैया अब देखो ये है, बस ये 2s के बजाय 3s और ये 3p बन जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये भैया तो 1s ही रहेगा, हाइड्रोजन का तो 1s ही रहेगा, लेकिन क्लोरीन का ये 3p और ओवरलैप करा के जो बॉन्ड बनेगा ये कहलाएगा 1s 3p ओवरलैपिंग। अच्छा, तो HCl के बजाय मान लो HBr होता, तो Br बताओ फ्लोरीन की ही फैमिली का है, तो ये बताओ 3p के बजाय 4p यूज करेगा, तो यहां पर 1s 4p ओवरलैपिंग होगी। अगर आप HI ले लो तो I और नीचे चला गया तो 1s 5p ओवरलैपिंग होगी। अच्छा, अगर ऐसे ही भैया मान लिया F2 का फॉर्मेशन करना हो, तो F2 में आप लोगों को फिर पता है भैया फ्लोरीन अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, 2p में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी फ्लोरीन है, तो दोनों अपना 2p ऑर्बिटल यूज करेंगे। भैया ये 2p ऑर्बिटल है फ्लोरीन का और दूसरा भी 2p ऑर्बिटल होगा फ्लोरीन का, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके आप लोगों को पता है कि कौन सी ओवरलैपिंग करने जा रहे हैं भैया, 2p ओवरलैपिंग कर लेंगे। तो अगर F2 में जो फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है 2p ओवरलैपिंग से बना है। अच्छा, तो अगर Cl2 में अगर आप बात करोगे तो भैया Cl2 में कौन कौन से ऑर्बिटल मिलेंगे यार, 2p के बजाय 3p मिल जाएगा। ऐसे ही Br2 में अगर बात करोगे तो 4p मिलेगा। I2 में बात करोगे तो 5p और 5p मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर आप भैया Cl2 की बात करें तो क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना होगा वो 3p ओवरलैपिंग से बनेगा, और अगर Br2 में बात करोगे तो Br और Br के बीच में जो बॉन्ड है ये भैया 4p ओवरलैपिंग से बनेगा, और I2 की अगर बात करोगे तो 5p ओवरलैपिंग से बनेगा। अब ऐसे ही अगर भैया फॉर अमोनिया मॉलिक्यूल आ जाओ। अच्छा, अगर अमोनिया मॉलिक्यूल अगर आप आओगे तो नाइट्रोजन का लिखोगे तो 1s2 2s2 2p3 बनेगा। तो आउटर सेल बताओ नाइट्रोजन की कौन सी है, 2s और 2p। तो 2s में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2p में भैया 3 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3, और तो ये 2s था और ये 2p है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग यही वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब देखो यहां पर px py और pz, तो इस हिसाब से भैया ये तो नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल हो गया, और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। z एक्सिस इस बोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो px ये बन गया, py ये बन गया और pz ये बन गया।
एक इलेक्ट्रॉन px में दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉन py में और एक इलेक्ट्रॉन pz में, और दो इलेक्ट्रॉन ये 2s ऑर्बिटल है उसमें प्रेजेंट होगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन पूरे s ऑर्बिटल यानी स्फीयर में कहीं भी हो सकता है। अब हाइड्रोजन मान लो इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, तो हाइड्रोजन का देखो ये 1s ऑर्बिटल है, ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s ऑर्बिटल यहां आ जाएगा, और ये 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन है। तो एक बॉन्ड ऐसे दिखेगा, एक बॉन्ड ऐसे दिखेगा और एक बॉन्ड जेड एक्सिस पर दिखेगा। तो यहां पर भैया नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना है, अगर देखा जाए तो 2p 1s ओवरलैपिंग से बना है, और ऐसे कितने बॉन्ड हैं? 3, और ये तीनों कितने पर हैं? एट 90 डिग्री। और अमोनिया में जो लोन पेयर है, यानी कि जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं, इन प्योर 2s ऑर्बिटल भैया प्योर 2s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। लेकिन ये है भैया बाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और याद करो, अगर बाई हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी अगर बात करें फॉर अमोनिया, तो यहां पर मिक्सिंग करोगे आउटर सेल के जो ऑर्बिटल हैं, यानी कि 2s और 2p आपस में मिक्स करेंगे, तो बताओ कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर गए? 4, और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो नाइट्रोजन से 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दो। अच्छा, मिक्स करने में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, एक फुल्ली फील्ड है, तो यहां भी 3 हाफ फील्ड बनेगा और एक फुल्ली फील्ड बनेगा। और ये ऑर्बिटल कौन है? sp3, ये भी है sp3, ये भी है sp3 और ये भी है sp3। अब हाइड्रोजन आएगा, इनसे ओवरलैप करेगा अपना 1s ऑर्बिटल यूज करके। ये हाइड्रोजन आ गए, ये हाइड्रोजन है, अपना 1s ऑर्बिटल ला करके बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर ये बॉन्ड एंगल जो होता है, ये लगभग 107 डिग्री होता है, और यहां पर बताओ 90 डिग्री पर थे। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, और अगर इसका एक्सरे लोगे तो लोन पेयर नजर नहीं आएगा, 3 हड्डियां दिखेंगी, और 3 हड्डियों का शेप याद करो भैया, पढ़ा चुके हैं ये सब हाइब्रिडाइजेशन में, पिरामिडल होगा, पिरामिडल आएगा। तो ये है डिफरेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। यहां पर इम्प्योर ऑर्बिटल मिल करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे कोई भी बॉन्ड बना है, तो उस बॉन्ड की मजबूती कब ज्यादा होगी, कब कम होगी। आइए थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड्स की मजबूती का जिक्र करते हैं। देखो भाई, जैसे अगर मान लिया ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, और ये मान लो थोड़ी देर के लिए 1s, तो ये जो भैया न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। भैया इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और ये मान लो d1 है, और यहां पर 1s ऑर्बिटल में ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा, 2s अगर की बात करोगे, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज बढ़ने लगता है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा,
तो वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा। तो अगर आप भैया मान लिया 2s, ये 2s हो गया और दूसरा ये भी 2s और ये इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर अब आप लोग गौर से देखें, ये 2s है और ये 2s, और एक और ले लो भैया, ये आपका 2s है और ये आपका 2p है। और ये आपका 2p है और ये आपका 2p। तो इसमें अगर देखा जाए और इसमें अगर देखा जाए तो भैया ये वाला, अच्छा न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इन दोनों न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, और अगर ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा तो मोर टाइटली बॉन्डेड होगा, और अगर मोर टाइटली बॉन्डेड होगा तो यानी इस बॉन्ड की मजबूती भी बताओ क्या होगी, ज्यादा होगी, और लेंथ भी, बॉन्ड लेंथ भी बताओ क्या है, कम है। अब अगर आप भैया 2s ओवरलैपिंग जब होगी तो बताओ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बताओ ज्यादा हो गई, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बताओ बॉन्ड, ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज था, यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया, और दूर हो जाने की वजह से इसको अट्रैक्शन कम मिलेगा, और अगर अट्रैक्शन कम मिलेगा तो ये थोड़ा लूजली बॉन्डेड हो जाएगा, और अगर ये लूजली बॉन्डेड हो गया तो इसका मतलब क्या है भैया, बॉन्ड जो है वो थोड़ा कमजोर बनेगा। तो इस हिसाब से यहां पर जो बॉन्ड की मजबूती है वो थोड़ा कम हो जाएगी इसके कंपेयर में। अच्छा यहां आ जाओ, तो यहां पर अगर देखा जाए, यहां ओवरलैपिंग क्या हो रही है 2,2, तो यहां भी कौन सी है 2,2, लेकिन ये s है और ये p है। तो होता क्या है कि यहां पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस देखा जाए तो लगभग सेम मिलेगी, ऐसे ही यहां पर भी वही याद है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बताओ 2p के बीच में, और यहां और यहां सेम है। तो अगर कभी भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेम मिल जाए जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उनमें, तो वहां पर आप डायरेक्शनल नेचर देख रहे हो भैया, डायरेक्शनल नेचर जितना ज्यादा होता है वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत बनाता है। अब डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या होता है, तो यह ध्यान रखो, d ऑर्बिटल और फिर p, फिर उसके बाद s, ये होता है डायरेक्शनल नेचर का ऑर्डर, और जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा ऑर्बिटल का वो उतना ही मजबूत बॉन्ड बनाता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो भैया ये कौन है, p और p दोनों डायरेक्शनल, s और p एक डायरेक्शनल और एक नॉन डायरेक्शनल, और यहां पर s तो दोनों नॉन डायरेक्शनल। तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन बनेगा भैया, 2p ओवरलैपिंग सबसे मजबूत होगी, फिर उसके बाद 2s 2p और फिर उसके बाद 2s। हाँ लेकिन 1s इन तीनों से मजबूत बॉन्ड कहलाएगा भैया, 1s इन तीनों से भी मजबूत बॉन्ड होगा। अच्छा ये किसका ऑर्डर है भैया, बॉन्ड एनर्जी या बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर होगा। अच्छा बॉन्ड एंगल का, अरे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा भैया, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा, यानी कि 2p फिर उसके बाद 2s 2p फिर उसके बाद 2s, ये ऑर्डर होगा इनके बॉन्ड लेंथ। अच्छा अगर मान लो एक एग्जांपल ले लें भैया, 1s 2p ले लिया जाए और 1s
2s ले लिया जाए। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग, अच्छा इन सब में ओवरलैपिंग देखो कौन सी है, 2,2 है। तो 2,2 ओवरलैपिंग जब भी होगी तो वहां डायरेक्शनल नेचर देखोगे। तो ये क्या है 1,2 ओवरलैपिंग, और ये भी क्या है 1,2 ओवरलैपिंग। तो अगर आप ध्यान दो भैया पेयर में ये है 1,2 और ये भी क्या है 1,2। तो जब पेयर में n की वैल्यू सेम हो, ये सेम होना जरूरी नहीं है, ये डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पेयर पूरा सेम होना चाहिए। अगर ये 1,2 है तो ये भी 1,2, अगर ये 1,3 है तो ये भी 1,3, ये अगर 2,3 है तो ये भी क्या हो 2,3। तो उस केस में आप क्या देखोगे डायरेक्शनल नेचर ऑर्बिटल का। अब देखो s नॉन डायरेक्शनल, p डायरेक्शनल, यहां पर दोनों नॉन डायरेक्शनल, तो ये मजबूती ज्यादा हो जाएगी। ये ऑर्डर होगा इनके बॉन्ड एनर्जी का। अच्छा ऐसे ही मान लो भैया 2p 3p और 3p ले लिया जाए। तो देखो n की वैल्यू देखो 1s में n की वैल्यू कम थी तो बॉन्ड मजबूत था। n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है बॉन्ड की मजबूती घट जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू बढ़ेगी तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, अट्रैक्शन उसको कम मिलता है, तो बॉन्ड की मजबूती भी क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो ये है भैया 2,3 और ये क्या है 3,3। तो अगर देखो n की वैल्यू बताओ पेयर में ये 2,3 है 3,3 है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है। तो n की वैल्यू ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो अगर ये ऑर्डर लिखते हो तो ये ऑर्डर कहलाएगा इसके बॉन्ड लेंथ का। तो रूल क्या बना भैया n की वैल्यू जितनी ज्यादा हो बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। पहला पॉइंट इफ भैया वैल्यू ऑफ n in pair is same then check directional nature। और भैया डायरेक्शनल नेचर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड की मजबूती भी बताओ उतनी ही क्या होगी ज्यादा होगी। अब अगर आप इसमें कुछ और एग्जांपल लें तो इसका हम देखो ओवरऑल आपको कंक्लूजन बता रहे हैं कि कैसे आप लोग करोगे इसका। देखो बहुत आसान है, इसका एक हम सबसे बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, उससे आप लोग करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो जैसे अगर देखा जाए तो 1,1 ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा मजबूत होती है, फिर उसके बाद आएगा 1,2 और फिर इसके बाद आता है 2,2 और फिर इसके बाद आएगा 2,3, फिर इसके बाद आएगा 3,3 और फिर इसके बाद आएगा 3,4। ऐसे ही करते हुए चले जाओ। अब जैसे 1,1 में ये 1 क्या हो सकता है 1s हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है 1s। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो केवल 1s मिलेगा। अच्छा यहां पर अगर आओगे तो ये 1 तो हमेशा 1s होगा और 2 बताओ 2s भी हो सकता है 2p भी हो सकता है। तो 2p और ये तो 1s ही रहेगा, ये 2s। ये ऐसे ही अगर आप इसमें आओगे तो इसमें कितने वेरिएशन हो सकते देखो भाई 2p और 2s 2p 2s। तो ये ऑर्डर होता चला जाता है इनके बॉन्ड की मजबूती का। ऐसे आप कर सकते हैं,
ये ऑर्डर होगा इनके बॉन्ड एनर्जी का। भैया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रिवर्स कर लेंगे। हाँ एक चीज हो भैया, तो अगर HF, HCl, HBr, HI ले लिया जाए तो ये होगा इनके बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, बॉन्ड की मजबूती जितनी ज्यादा होगी हम बोलेंगे स्टेबिलिटी भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे ही अगर अच्छा, तो ऊपर से नीचे आने पर भैया n की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू बढ़ेगी तो बॉन्ड की मजबूती घटेगी और लेंथ बढ़ेगी। तो ऐसे ही मान लो भैया H2O, H2S, H2SE, H2TE, तो ये होगा इनके बॉन्ड की मजबूती का ऑर्डर। जैसे NH3 ले लो, PH3 ले लो, ASH3, SBH3, BIH3, तो ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड की मजबूती घटती जाएगी तो ये हो जाएगा इनके बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। हाँ एक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे F2Cl2, Br2 और I2 की अगर बात करें तो यहां पर 2p ओवरलैपिंग होगी, यहां पर भैया 3p होगी और Br2 में 4p ओवरलैपिंग होगी, I2 में 5p ओवरलैपिंग होगी। तो अगर ओवरलैपिंग के हिसाब से नॉर्मल अगर चलो तो भैया ये होगा इनके बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। लेकिन ध्यान रखना ये करेक्ट ऑर्डर नहीं होता है, हकीकत में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी Cl2 की होती है, फिर Br2, फिर F2 और फिर I2। ये होता है बॉन्ड एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर, ये करेक्ट ऑर्डर होता है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो है भैया ये हो जाता है, ये करेक्ट बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है। अब क्यों होता है उसका रीजन भी बता दो। तो ये देखो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से इस पर जो तीन लोन पेयर होते हैं वो बहुत पास होते हैं और बहुत पास होने की वजह से इनमें भैया आपस में रिपल्सन लगता है। और रिपल्सन इतना ज्यादा होता है भैया, देखो फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी पास होंगे और अगर पास होंगे तो इनमें रिपल्सन ज्यादा लग जाएगा और रिपल्सन ज्यादा लग गया तो इनमें जब रिपल्सन लगेगा तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड लेंथ ये इतनी बड़ी हो जाती है कि Br2 से भी बड़ी हो जाती है बॉन्ड लेंथ। इस वजह से F2 की बॉन्ड एनर्जी घट जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो ये इतना तो हो गया भैया बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना। अब आइए हम लोग सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब किस टाइप के ओवरलैपिंग हुए हैं उसी हिसाब से कोवैलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई किया गया है। तो भैया हेडिंग आप लोग लगा लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। तो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है भैया सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है पाई कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है
डेल्टा कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, ये आपको पता है कि अगर दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है भैया, ये सिग्मा बॉन्ड बाय VBT। और एक बात ध्यान रखना, अगर ये जो सिंगल बॉन्ड है ये भैया सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है, ये होगा बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब सिंगल बॉन्ड सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड VBT के अकॉर्डिंग बात करोगे तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही अगर दो एटम के बीच में मान लो डबल बॉन्ड है तो VBT के अकॉर्डिंग ये एक सिग्मा बोलेंगे और एक पाई बोलेंगे। ये है भैया बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन अगर भैया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये दोनों पाई हो सकते हैं बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाँ, तीसरी बात है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भैया एक सिग्मा और दो पाई चलेगा। हाँ, ये बाय VBT एंड MOT दोनों होता है। अच्छा, मान लो चार बॉन्ड बन जाता तो भैया चार बॉन्ड अगर बन गया तो हम बोलेंगे एक सिग्मा, दो पाई और एक डेल्टा। तो यहां पर ये भी होता है बाय भैया VBT एंड MOT। अब देखो कब हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, कब पाई बॉन्ड बोलेंगे, कब डेल्टा बॉन्ड बोलेंगे, उसके लिए आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो जैसे यहां पर कई सारी चीजें आएंगी, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक p ऑर्बिटल ये ले लो। अच्छा, ये x एक्सिस होती है, ये इतना आपको पता है, ये y एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ये z एक्सिस होती है बोर्ड के बाहर। तो इस वक्त ऑर्बिटल जो p वाला दिख रहा है वो x के अलाउंग दिख रहा है तो px है। और दूसरा p ऑर्बिटल देखो भाई हम जो बना रहे हैं वो भी x के अलाउंग बना रहे हैं तो ये भी क्या है px। अच्छा, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं अगर उनके दोनों के न्यूक्लियस को अगर ज्वाइन करना हो तो कौन सी एक्सिस खींचोगे यार? y एक्सिस तो खींच नहीं दोगे, x एक्सिस खींचोगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो दोनों हैं उनके न्यूक्लियस कौन सी एक्सिस पर प्रेजेंट है? x एक्सिस पर। तो इसी एक्सिस को हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और या फिर इसी को बोलते हैं बॉन्ड डायरेक्शन एक्सिस, बॉन्ड डायरेक्शन एक्सिस। अच्छा, ये भी कौन सा था? px था, और ये भी कौन सा था? px। अच्छा, दोनों ओवरलैप कर जाएंगे इसे, तो यहां पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बताओ कौन सी ली गई है? x एक्सिस। अच्छा, देखते जाना ध्यान से भैया, अगर आप ये px और अगर आप देखोगे तो ये भी कौन सा है भाई? ये भी px, ये भी px। लेकिन अगर दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करना हो तो बताओ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी बनेगी? y एक्सिस बनेगी। तो इस वक्त भैया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है ये y एक्सिस, और अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस y एक्सिस है तो ओवरलैपिंग दोनों ऑर्बिटल ऐसे अगर जाएंगे तो होगी नहीं। तो बताओ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अब कंबाइन किस एक्सिस के अलाउंग करेंगे? y एक्सिस के अलाउंग। तो जब y एक्सिस के अलाउंग ओवरलैप करेंगे तो ये वाली लोब इसके साथ ओवरलैप कर जाएगी, ये वाली इसके साथ। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे ओवरलैपिंग होगी। अच्छा, अगर मान लिया
भैया थोड़ी देर के लिए देखो, अब ये पता है आपको पी वाई है और एक दूसरा पी वाई और ले लो। अच्छा, इन दोनों की न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन बताओ भैया, एक्स एक्सिस है, तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यहां पर एक्स एक्सिस बन गई। अच्छा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो जब कंबाइन कराओगे तो ये ऐसे कंबाइन करेंगे। अब अगर आप भैया यहीं पर ये पी वाई है और देखो ये भी पी वाई, तो ये भी कौन सा है पी वाई और ये भी कौन सा है पी वाई, तो ओवरलैप हम करा रहे हैं वाई एक्सिस का, तो ये ओवरलैपिंग हो रही है। ऐसे ही अगर आप भैया मान लो ये पी वाई है, पी वाई और डी ऑर्बिटल ले लो ऐसे, तो ये ऐसे ओवरलैप कर गया। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आप लोगों को दिख रहा होगा, कौन सी है, वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस, भैया अरे यार एक्स एक्सिस है। अच्छा, अगर हम ध्यान देना, अब ये कौन सा हो गया है पी एक्स और ये डी ऑर्बिटल, तो अब इन दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी होगी, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस यहां पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। अच्छा, ये दोनों ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे। ऐसे अगर मान लिया भैया ये डी ऑर्बिटल दोनों ले लो, अच्छा ये दोनों डी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, कौन सी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ली जा रही है, एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर आप भैया दो डी ऑर्बिटल लो और ऐसे ओवरलैप करा दो, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यहां पर कौन सी ली गई है, वाई एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अब यहां पर अगर आप देखो कायदे से गौर से पूरा इन सभी डायग्राम में यहां पर देखो, अच्छा इस पी ऑर्बिटल के पास दो लोब हैं, इसके पास भी कितने लोब हैं, दो, लेकिन ओवरलैपिंग में एक ऑर्बिटल की एक लोब दूसरे ऑर्बिटल की एक लोब से ओवरलैप कर रही है। ऐसे यहां पर अगर आप देखोगे एक ऑर्बिटल की दो लोब दूसरे ऑर्बिटल की दो लोब से ओवरलैप कर रही है। यहां भी एक ऑर्बिटल, ये पूरा एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल की दो लोब दूसरे ऑर्बिटल की दो लोब से ओवरलैप कर रही है। अच्छा, ये पूरा मिला करके इतना एक ऑर्बिटल है और ये पूरा मिला करके एक ऑर्बिटल, तो अब एक ऑर्बिटल की एक लोब दूसरे ऑर्बिटल की एक लोब से ओवरलैप कर रही है। यहां पर भी वही हाल है, एक ऑर्बिटल की दो लोब दूसरे ऑर्बिटल की दो लोब से ओवरलैपिंग हो रही है। यहां भी एक ऑर्बिटल की दो लोब दूसरे ऑर्बिटल की दो लोब से ओवरलैपिंग हो रही है। यहां भी एक ऑर्बिटल की बताओ कौन सी भैया, एक ऑर्बिटल की दो लोब दूसरे ऑर्बिटल की दो लोब से ओवरलैपिंग हो रही है। इसके पास कितनी लोब है, चार, लेकिन ओवरलैप कितनी कर रही है, एक, दो। ऐसे इसके पास भी है कितनी, चार, लेकिन ओवरलैप कितनी कर रही है, दो। यहां पर भी देखोगे दो लोब इसकी और दो लोब इसकी ओवरलैप कर रही है। अच्छा, अगर आप इस डी ऑर्बिटल को उठा के जेड एक्सिस के अलाउंग ले आओ, मतलब यहां पर ये जेड एक्सिस है, तो इस डी ऑर्बिटल को यहां पर ला के रख दो, तो दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, जेड। और जब इस डी ऑर्बिटल को उठा के यहां रखोगे और ओवरलैप करा दोगे, तो अब इसकी चार और जो बाहर था जेड एक्सिस पर उसकी भी चार, तो चार ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगी चार से। और जब एक ऑर्बिटल की चार लोब दूसरे ऑर्बिटल की चार लोब से ओवरलैप कर जाएं, तभी डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
तो भैया जो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब एक ऑर्बिटल की 4 लोब दूसरे ऑर्बिटल की 4 लोब से ओवरलैप करें, और यहां पर अगर आप देखोगे तो एक प्लेन, इस प्लेन में ये चारों लोब थी, और एक इसी के आगे एक प्लेन लिया था, ये ऐसे प्लेन था, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, तो ये दोनों प्लेन बताओ पैरेलल प्लेन कहलाएंगे। तो पैरेलल प्लेन में जब ओवरलैपिंग करते हैं डी ऑर्बिटल्स तो वो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, पी ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, एस ऑर्बिटल तो बना ही नहीं सकता, तो डेल्टा बॉन्ड कौन बना सकता है? डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल में भी डीजेड स्क्वायर भैया नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, डीजेड स्क्वायर भी डेल्टा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इट हैव ओनली 2 लोब, भैया इसके पास केवल 2 ही लोब्स हैं, इस वजह से ये भी डेल्टा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब बात क्या है, जब एक ऑर्बिटल की एक लोब दूसरे ऑर्बिटल की एक लोब से ओवरलैप करे तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जब एक ऑर्बिटल की 2 लोब दूसरे ऑर्बिटल की 2 लोब से ओवरलैप करे तो जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे हम पाई बॉन्ड। अच्छा, तो इसको अगर देखा जाए तो ये भी पी है, ये भी पी है, तो इसको क्या बोलोगे? पी पाई, पी पाई। अच्छा, ये वाला अगर आ जाओ तो यहां भी पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये भी है पी और ये भी है पी, तो ये भी क्या कहोगे? पी पाई, पी पाई। अच्छा, ये पी है और ये डी है, तो ये क्या कहलाएगा भैया? पी पाई डी पाई। पाई ही बोलेंगे क्योंकि 2 लोग 2 से ओवरलैप कर रही है। अच्छा, इसको भी क्या बोलोगे आप भैया? पी पाई डी पाई। अच्छा, ये जो बॉन्ड बन रहा है डी और डी मिले हैं तो बोलेंगे डी पाई डी पाई। ये भी क्या कहलाएगा? डी पाई डी पाई। और अगर भैया मान लो 4 लोग ओवरलैप करा दे, तो अगर 4 लोग ओवरलैप करा दो तो बनेगा डी डेल्टा डी डेल्टा। हाँ, अब एक चीज और भैया देखो, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है? जब अभी अभी हमने बनाया था, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है? जब कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो लोब्स हैं वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलाउंग हो। तो रूल क्या बनेगा? व्हेन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं, व्हेन द लोब्स ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स along the internuclear axis, मतलब जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो उसी के अलाउंग लोब्स भी प्रेजेंट हो या ऑर्बिटल प्रेजेंट हो तो जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और दूसरी बात, इसी को हम एक नाम और देते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, या एक नाम और देते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अब पाई बॉन्ड की बात करें, पाई बॉन्ड जब बनता है तो जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन में होने चाहिए, मतलब एक ऑर्बिटल अगर इस प्लेन में है तो दूसरा भी उसी प्लेन में होना चाहिए। अब मान लो एक ऑर्बिटल इस प्लेन में है तो दूसरा इसी प्लेन में होना चाहिए। अब मान लो एक ऑर्बिटल भैया इस प्लेन में है तो दूसरा इसी प्लेन में होना चाहिए, मतलब ऐसे, ये क्या है? या फिर एक इस प्लेन में तो दूसरा उसी प्लेन में आने चाहिए, सेम प्लेन में आने चाहिए। हाँ, बस अंतर इस बात का हो कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो उसके अलोंग लोब्स ना हो, और एक ऑर्बिटल की 2 लोब दूसरे की 2 से ओवरलैप कर जाए तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। और ऐसी ओवरलैपिंग को हम साइडवेज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं या लैटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। और डेल्टा बॉन्ड तो बता ही चुके हैं, जब 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें ऐसे जिससे 4 लोब्स ओवरलैप कर जाएं तो ये भी एक प्रकार से साइडवेज ओवरलैपिंग ही होती है,
लेकिन इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेन साइडवेज ओवरलैपिंग। मतलब एक प्लेन में ऑर्बिटल मान लो इस प्लेन में है तो दूसरा ऑर्बिटल इस प्लेन में होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेन। अगर ऐसे प्लेन ले रहे हो तो ये कहलाता है सेम प्लेन। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखो। अब जैसे भैया कभी अगर ऐसा हो जाए नॉन बॉन्डिंग का मतलब यह है कि जब ओवरलैपिंग हो तो उससे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन ना हो या फिर उस बॉन्ड का कोई मतलब ना हो, ये बोल देते हैं। या नॉन बॉन्डिंग का ही दूसरा नाम होता है भैया जीरो ओवरलैपिंग। तो जीरो ओवरलैपिंग की अगर बात करें या नॉन बॉन्डिंग की बात करें, दोनों बात एक होती है। रूल ये ध्यान रखो कि जैसे सिग्मा बॉन्ड जब बना था तो एक ऑर्बिटल की एक लोब तो दूसरे के भी एक, ऐसी पाई बॉन्ड जब बना था तो एक ऑर्बिटल की दो लोब तो दूसरे की भी दो, डेल्टा बॉन्ड जब बना था तो एक ऑर्बिटल की चार लोब तो दूसरे की भी चार। यानी कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सेम नंबर ऑफ लोब्स जब ओवरलैप करती हैं तो बॉन्ड बनता है और उसका कोई मीनिंग होता है। लेकिन अगर कम ज्यादा नंबर ऑफ लोब्स ओवरलैप करें तो वो नॉन बॉन्डिंग की कैटेगरी में चला जाता है या जीरो ओवरलैपिंग की कैटेगरी में चला जाता है। अब जैसे भैया ये डी ऑर्बिटल और ये डी ऑर्बिटल मान लो, ये वाला इससे ओवरलैप कर गया, ये इससे, और ये इससे ओवरलैप करा दो ये इससे, तो यहाँ कितनी लोग ओवरलैप कर रही है? चार। तो ये डेल्टा बॉन्ड बने। अब ये जो है, बस ये बात आप ध्यान रखो कि ये वाला जो है इस प्लेन में ना होकर के यहां जेड एक्स। अब नॉन बॉन्डिंग का केस अगर बात करें, जैसे भैया ये या फिर ये px और मान लो ये py ले लो, तो जब ओवरलैपिंग कराओगे तो आप देखोगे कुछ ऐसी ओवरलैपिंग हो। तो आप देखो एक ऑर्बिटल की एक लोब लेकिन दूसरे ऑर्बिटल की दो लोब ओवरलैप कर रही है, तो नंबर आप लोब बताओ कम ज्यादा ओवरलैप कर रही है, तो ये नॉन बॉन्डिंग का केस हो गया। ऐसे ही भैया ये s ऑर्बिटल ले लो और ये ले लो, और ध्यान रखना s ऑर्बिटल भैया कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ये ऐसे। तो s ऑर्बिटल को भी आप एक मानो, एक मतलब एक स्फीयर मान लो। तो अब देखोगे s का एक और p का कितना? दो। तो ये भी क्या बनेगा? नॉन बॉन्डिंग बन जाएगा। अच्छा, s ऑर्बिटल दोनों स्फीयर है, तो चाहे x एक्सिस के अलावा ओवरलैप कराओ, चाहे इस स्फीयर को y एक्सिस के अलावा ले आओ, चाहे z कहीं से भी ले आओ, s ऑर्बिटल भैया हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। s ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अगर मान लिया भैया ये s ऑर्बिटल ले लो और ये d ऑर्बिटल ले लो, तो आप ओवरलैपिंग जब कराओगे तो आप ध्यान दो, बताओ भाई, इसका एक और इसका दो, तो ये भी क्या है? नॉन बॉन्डिंग बने। अच्छा, अगर आप ये s ऑर्बिटल ले लो, ये d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में चार लोब होती हैं, तो अब अगर ओवरलैप कराओगे तो इसका एक और इसका भी एक, तो अब ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो नॉन बॉन्डिंग का केस भी आप लोग ध्यान रखोगे। अच्छा, एक बात और, अगर आप मान लिया d ऑर्बिटल दो ले रहे हो, तो अगर भैया ये p ऑर्बिटल हो गया और ये मान लो ऐसे ले लिया, तो जब ओवरलैपिंग कराओगे तो ये कुछ इस टाइप से ओवरलैपिंग होगी। तो अगर आप देखोगे तो इस p का एक और d का दो, तो ये भी क्या कहलाएगा? नॉन बॉन्डिंग कहलाएगा।
तो ये इतना तो हो गया भैया वीबीटी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा और इसको और डिटेल में बताएंगे, बहुत सारी चीजें और भी हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। आज के लिए इतना है।